नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेटिकोज में। तो दोस्तों, आज एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी जी का एक इम्पॉर्टेंट बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने रेड फ्लैग किया है भारतीय वायुसेना में काफ़ी अहम कमियों को लेकर के। दोस्तों, ये कमियां तो हम लोग पिछले 10 साल से सुनते आ रहे हैं और एयरफोर्स बार बार सरकार को बताती जा रही है कि हमें ये कमियां दूर करके दीजिए, लेकिन सरकार पिछले 10-15 साल से सोई हुई है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पे 2003 से ही भारतीय वायुसेना ने MMRCA डील के लिए सरकार को आवेदन किया था और वो डील अब जा कर के पूरी हुई थी। वो भी जहाँ 126 विमान चाहिए थे, वहाँ सिर्फ 36 राफेल आए थे। ऑल्दो इस लंबे पीरियड में हमने लगभग 260 से 272 सुखोई 30 MKI को ऐड किया है, लेकिन आपको बता दूं कि सुखोई 30 MKI भी 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है। जी हाँ, 2002 में वो काफ़ी एडवांस एयरक्राफ्ट हुआ करता था, लेकिन आज 2022 आ चुका है। रेडार और इलेक्ट्रॉनिक्स इतने अपग्रेड हो चुके हैं कि फ़िलहाल के लिए धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी पुरानी होती जा रही है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि कौन सी कमियां हैं जिनके बारे में एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी जी बात कर रहे हैं और उन्हें क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट भी ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिए। और दोस्तों, एक और बात, अभी ये चैनल थोड़ा छोटा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस पर इन्फॉर्मेशंस नहीं मिलेगी। इस पर डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स एंड अदर इन्फॉर्मेशंस भी आपको मिलती रहेगी, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जो बता दूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक कमी है वो है फाइटर जेट्स की। तो भारतीय वायुसेना का स्पष्ट रूप से कहना है कि 2 फ्रंट की वार के लिए हमें कम से कम 42 स्क्वाड्रन चाहिए। अब एक स्क्वाड्रन में कितने विमान होते हैं? तो एक स्क्वाड्रन में लगभग 18 विमान आते हैं, यानी 18 विमान पर स्क्वाड्रन के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारतीय वायुसेना को मिनिमम 756 विमान की आवश्यकता है। लेकिन अभी प्रेजेंट में भारतीय वायुसेना के पास सिर्फ 30 स्क्वाड्रन मौजूद हैं, जिनमें से कई विमान अब पुराने हो चलेंगे। 30 स्क्वाड्रन मतलब लगभग 550 विमान और रिक्वायरमेंट है 756 की, यानी कि सीधा सीधी 200-250 विमान कम पड़ रहे हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कौन कौन से विमान अभी प्रेजेंट में भारतीय वायुसेना के साथ हैं और फ्यूचर में कौन कौन से आएंगे। तो सबसे पहले सबसे एडवांस वाले विमान की चर्चा करते हैं, जो कि है राफेल, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी इसको बनाती है। 2016 में भारत सरकार ने फ्रांस से डील की थी। एक्चुअल डील 126 विमानों की होनी थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 36 विमान खरीदे गए। इसका कारण साफ साफ पता चलता है कि इसकी प्राइस बताई जाती है कि काफ़ी हाई है। अब जो भी कारण हो, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस है और भारतीय वायुसेना के मॉडिफिकेशन के हिसाब से इसकी कॉस्ट हाई चली जाती है। दोस्तों, ये विमान काफ़ी एडवांस है, ज़्यादा डिस्कस करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इतना जान लीजिए कि इसमें स्पेक्ट्रा सिस्टम और मीटियोर मिसाइल और एक स्कैल्प शैडो मिसाइल इसकी यूएसपी हैं, जो कि काफ़ी एडवांस मिसाइल हैं और इनको यूनिक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। अगला विमान है सुखोई 30 MKI। ये एक बड़ी संख्या में, यानी कि 260 के नंबर में भारतीय वायुसेना में ऑपरेशनल है। 12 विमानों के ऑर्डर दिए जाने हैं, लेकिन किसी कारण से अभी नहीं दिया जा रहा है। टोटल 272 विमान भारतीय वायुसेना ऑपरेट करेगी। दोस्तों, एक्चुअली में ये काफ़ी एडवांस विमान हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो रही है, लेकिन भारतीय वायुसेना भी इसको धीरे धीरे अपग्रेड कर रही है। एक्चुअल में ये अपग्रेड रूस से ही होना था, लेकिन अब भारत इसको खुद से अपग्रेड करेगा। बताया जा रहा है कि उत्तम AESA रेडार का ही अप स्केल्ड मॉडल इस पर लगाया जाएगा, जिसके बाद इसका रेडार काफ़ी एडवांस्ड हो जाएगा और इसके कंप्यूटर्स को भी अपग्रेड किया जाएगा और स्क्रीन्स को भी अपग्रेड किया जाएगा, जिसके बाद ये विमान काफ़ी रेलिवेंट हो जाएगा प्रेजेंट टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से और अगले 20 साल के लिए सर्व करेगा। एक और चीज़ बता दूं कि इसमें एयर लॉन्च्ड ब्रह्मोस मिसाइल भी लगा दी गई है, जिसके बाद इसकी कैपेबिलिटी काफ़ी एडवांस हो गई है और भारतीय वायुसेना इजरायली रैम्पेज मिसाइल को भी इसमें लगा रही है, जिसके कारण से इसकी स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी काफ़ी हाई हो जाएगी। अब अगले विमान की बात कर लेते हैं। ये है मिराज 2000। इसको तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये वही विमान है जिसने 2019 में बालाकोट में आतंकियों के ठिकानों पर स्पाइस बॉम्ब से निशाना बनाया था। भारतीय वायुसेना इसको मल्टी रोल फाइटर जेट्स की तरह इस्तेमाल करती है और जाहिर सी बात है इसकी जगह राफेल लेगा। ऑल्दो ये विमान भी पुराना हो चुका है, लेकिन एक मिडिल लाइफ अपग्रेड इसको मिली थी, जिसके बाद ये अगले 10-15 साल तक सर्व करेगा। लेकिन अल्टीमेटली इसको भी अब फेज आउट करने का टाइम आ रहा है, क्योंकि इसमें AESA रेडार नहीं है। लेकिन स्टिल हमारे जो एडवर्सरीज़ हैं उनके हिसाब से ये काफ़ी अच्छा विमान अभी भी है। साथ ही साथ स्टैंड ऑफ वेपन्स और पॉड बेस्ड सिस्टम्स के कारण ये आने वाले समय में भी हमें अच्छे से सर्व करता रहेगा बिना किसी दिक्कत के।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें नए प्लेटफॉर्म्स की आवश्यकता नहीं है। अल्टीमेटली इसे भी रिप्लेस करके राफेल या फिर किसी और अन्य विमान से रिप्लेस करना होगा। अब आगे बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हमारे देसी तेजस के लिए। दोस्तों इसी बात पर थोड़ा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस पर थोड़ा सा डिटेल बात करनी ही पड़ेगी। अब देखिए, है तो ये लाइट कैटेगरी का विमान, लेकिन आपको बता दूं कि आपको सुन करके अजीब लगेगा, लेकिन ये डसॉल्ट राफेल के बाद भारतीय वायुसेना का सबसे एडवांस फाइटर जेट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो बता दूं कि इस पर लगे हुए ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स और इनके जो फ्लाइट कंट्रोल लॉज हैं वो दुनिया के सबसे एडवांस्ड विमान में से एक हैं। इवन इसको उड़ाने वाले फाइटर पायलट्स का भी कहना है कि इसके फ़्लाइट कंट्रोल लॉज काफ़ी सुपीरियर हैं। अब भले इसमें अमेरिकी इंजन और इजरायली रडार लगा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे इन सभी को इंडिजनाइज किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इजरायली रडार है उसको रिप्लेस किया जा रहा है उत्तम AESA रडार से, जो कि तेजस के मार्क 1A वेरिएंट में देखने को मिलेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि दोस्तों ये तो बहुत छोटा विमान है और रेंज भी कम है, फिर ये किस काम का है। तो दोस्तों एक बेसिक कैलकुलेशन आप खुद करके देखिए, एक राफेल के कॉस्ट में लगभग 5 तेजस आ जाएंगे। अब तेजस की कैपेबिलिटी लगभग 4000 किलो के बम ले जाने की है और एक राफेल लगभग 7500 किलो का बम ले जा सकता है। अगर कॉस्ट को देखें तो तेजस का कंपैरिजन राफेल से करना गलत है। अगर करना ही है तो आपको 5 तेजस को एक राफेल से करना चाहिए, तब जाकर के रियल कंपैरिजन सामने आएगा। क्योंकि अल्टीमेटली पैसे तो आपको देने पड़ रहे हैं, जो कि आप इंडिया में दें या फॉरेन में दें। तो एक राफेल की जगह अगर आप 5 तेजस यूज़ करते हैं तो आपकी रेंज में तो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, लेकिन पेलोड ज़रूर कॉम्पेंसेट हो जाता है, साथ ही साथ हाई सॉर्टी रेट। और आप ही सोचिए यदि एक राफेल मार गिराया जाता है तो कितना बड़ा नुकसान होगा भारतीय वायुसेना को। वहीं 5 तेजस को मार गिराने में महंगी महंगी 5 मिसाइलें बर्बाद होंगी दुश्मन की। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो हल्का विमान कितना ही दूर जाएगा, तो आपको बता दूं, आप मैप खोलिए और ज़रा कंपेयर करिए। भारत की सीमा से इस्लामाबाद मात्र 23 किलोमीटर दूर है। ऐसे में जो इसकी 300 से 400 किलोमीटर की कॉम्बैट रेडियस है वो मोर देन सफिशिएंट है एटलीस्ट पाकिस्तान के लिए, और इवन चाइना के लिए हमें टैक्टिकल रोल में हाई सॉर्टीज़ और इमेंस फायर पावर प्रोवाइड कर सकता है। DRDO इसका अगला वर्जन तेजस मार्क 2 भी बना रहा है। दोस्तों अगर मैं आपको तेजस मार्क 2 के बारे में या तेजस मार्क 1 के बारे में ज़्यादा डिटेल बताऊंगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। अगले विमान की चर्चा कर लेते हैं जो कि भारतीय वायुसेना में अभी शामिल है। इसका नाम है जगुआर। ये ब्रिटेन से इम्पोर्ट किया गया था 1970 के दशक में। ये विमान देखने में भले पुराना लगता है, लेकिन इसको कांस्टेंट अपग्रेड्स के कारण मॉडर्न स्टैंडर्ड्स पे ले आया गया है। ये भारतीय वायुसेना का पहला विमान है जिसमें कि AESA रडार लगा है। जी हाँ, इस विमान में AESA रडार लगा है और वो इजराइल का एल्टा 2052 रडार है, जो कि काफ़ी कैपेबल रडार है। इस विमान को भारतीय वायुसेना ग्राउंड अटैक रोल में इस्तेमाल करती है। अब लास्ट विमान की चर्चा कर लेते हैं। ये है अपना MiG-21। अब भले कुछ लोग इसको ख़राब विमान बताएंगे, लेकिन दोस्तों मैं एक बात बता दूं, इस विमान की इतनी भी बेइज्जती अच्छी नहीं है, क्योंकि आप मानिए चाहे न मानिए ये एक लेजेंडरी फाइटर जेट है जिसको कि दुनिया का सबसे अधिक प्रोड्यूस किया जाने वाला फाइटर जेट का तमगा प्राप्त है। इसके साथ ही साथ इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट किल्स अचीव किए हैं, इंक्लूडिंग 2019 में जो पोस्ट बालाकोट पाकिस्तानी हमला हुआ था उसमें इसने एक F-16 को भी मार गिराया था। अब मुझे पता है कुछ लोगों की जलती है, तो लोग पूछते हैं कि प्रूफ कहाँ है। तो प्रूफ तो भारतीय वायुसेना ने अवैक्स का जो रिकॉर्ड था वो शो करके दिखाई दिया था कि MiG-21 और F-16 दोनों साथ साथ आसमान से गायब हुए थे। और कुछ लोग तो ऐसा कहेंगे कि भैया MiG-21 F-16 को कैसे मार गिरा सकता है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि इस काम का क्रेडिट हमारे पायलट अभिनंदन सर को जाता है, और जो R-73 मिसाइल्स यूज़ की गई थी उसको जाता है, और साथ ही साथ कॉन्स्टेंट अपग्रेड्स के थ्रू जो बाइसन स्टैंडर्ड में MiG-21 को किया गया था उसको जाता है। तो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले तो कहेंगे यार MiG-21 कैसे F-16 को मार गिरा सकता है, लेकिन आपको बता दूं F-16 कौन सा नया विमान है, वो भी तो पुराना विमान है। उसकी भी तो फर्स्ट फ्लाइट 1975 में हुई थी। और ऊपर से फाइटर जेट एक दूसरे को नहीं मार गिराते हैं, वो मार गिराते हैं वेपन्स यानी कि मिसाइल्स। और अगर पाकिस्तान का कहा हुआ इतना ही सत्य था तो फिर क्यों नहीं पत्रकारों को उस क्रैश साइट पे जाने दिया गया। एक्चुअली पाकिस्तान ने उस पूरी की पूरी साइट को ही कॉर्डन ऑफ कर लिया था। ऊपर से DGISPR सुबह में ट्वीट कर रहे थे कि उनके पास 3 पायलट है और शाम में कहते हैं सिर्फ 1 पायलट कैप्चर किया गया है।
यानी कि बाकी 2 जिनको उन्होंने कैप्चर किया था वो बाद में पता चला कि वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के ही फाइटर पायलट थे। और दूसरी बात है कि ये जो घटना घटी थी वो पाकिस्तान की सॉइल पे घटी थी, तो ओनर्स ऑफ प्रूफ पाकिस्तान पे चला जाता है, यानी ये प्रूफ पाकिस्तान को देना चाहिए। बहरहाल इस MiG-21 को अब रिप्लेस किया जा रहा है अपने देसी बॉय तेजस के साथ। अच्छा, कुछ और कमियां एयर चीफ मार्शल साहब ने बताई है, जिनमें से एक है अवाक्स और दूसरा है एरियल रिफ्यूलर्स। अब भारतीय वायुसेना के पास सिर्फ 6 अवाक्स हैं, जिनमें से 3 इजरायली ओरिजिन के फाल्कन अवाक्स हैं और ये बेरीव A50 जो कि एक रशियन प्लेटफॉर्म है उस पर बेस्ड है। अब बता दूं कि ये दुनिया का सबसे एडवांस्ड अवाक्स है, इसमें कोई भी दूसरी राय मत रखिए। लेकिन पता नहीं क्यों कि भारतीय सरकार ने सिर्फ 3 ऐसे ऑर्डर किए हैं। मे बी इसका कारण ये है कि ये कुछ ज़्यादा ही महंगा है, एग्जॉर्बिटेंट प्राइस आप कह सकते हैं। एक सिर्फ ये सिस्टम 7500 करोड़ के लगभग का आता है। और दूसरा जो अवाक्स है वो है DRDO के द्वारा बनाया गया नेत्र। ऑल्दो इसका रडार तो DRDO ने बनाया है, लेकिन इसका जो प्लेटफॉर्म है वो ब्राज़ीलियन है। 2019 के बालाकोट स्ट्राइक्स में इस विमान ने काफ़ी अच्छी असिस्टेंस दी थी। पता नहीं क्यों भारतीय वायुसेना ने इसके ज़्यादा ऑर्डर नहीं किए। मे भी इसका कारण ये है कि ये 360 डिग्री का कवरेज नहीं देता है, इसका कवरेज सिर्फ 270 डिग्रीज़ का ही है। जो भी हो, भारतीय वायुसेना ने भारत सरकार से कहा है कि और ऐसे अवाक्स चाहिए होंगे। अब जो लास्ट कमी है, जिसकी कमी बताई गई है, ये सही में इस मामले में भारत बहुत ही पीछे हो गया है। सिर्फ 6 रिफ्यूलर्स इतनी बड़ी वायुसेना के पास मौजूद हैं और वो हैं IL-76 एरियल रिफ्यूलर्स, जो कि रशियन ओरिजिन के हैं और ये काफ़ी पुराने भी हो चुके हैं। ऑल्दो इसको कंपेंसेट करने के लिए भारतीय वायुसेना C-130 को भी एरियल रिफ्यूलर्स के तौर पर यूज़ करती है, लेकिन वो प्योर 100% रिफ्यूलर्स नहीं है और इस क्षेत्र में भारत सरकार को काफ़ी काम करने की आवश्यकता है। इसका भी रीज़न कॉस्ट ही है, ये विमान काफ़ी महंगे आते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि भारतीय सरकार को इस पर काम करना पड़ेगा। अब इन एरियल रिफ्यूलर्स का काम क्या है, तो ये बेसिकली किसी भी फाइटर जेट में हवा में ही ईंधन भर देते हैं, जिस कारण से फाइटर जेट को वापस से ज़मीन पर नहीं आना पड़ता है और उनकी रेंज और एंड्योरेंस काफ़ी बढ़ जाता है। बालाकोट स्ट्राइक्स में भी हमने देखा था कि मिराज 2000 काफ़ी दूर से उड़े थे और उनको एक मिड एरियल रिफ्यूलिंग दी गई थी। और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि अगर पास से ये विमान उड़ते तो पाकिस्तानी रडार को शक हो जाता और वो लोग अपने फाइटर जेट्स लॉन्च कर देते, जिससे कि ये मिशन असफल हो सकता था। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एरियल रिफ्यूलर्स का कितना इंपॉर्टेंट काम है। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो और भी लंबी हो जाएगी और हर विमान पर अलग से अलग अलग डिटेल कभी इन सभी पे मैं बनाऊंगा। और इसके लिए आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वो सब वीडियो आपसे मिस नहीं होगी और काफ़ी डिटेल में वीडियो रहेगा। तो काइंडली सब्सक्राइब। जय हिंद।